Hello students, this is the second chapter of BST class 11, that is forms of business organization. So we are going to start with forms of business organization. As we know that in order to render the business activities, or in order to do the business activities, we need to have business organization. So what are the basic forms of business organization that we are using in our in our Indian system is for that those organization only we will be discussing today. So the very first thing is you can see here that introduction. If one is planning to start a business or is interested in expanding an existing one, an important decision relates to the choice of forms of organization. That is the forms of organization. One has to think beforehand, before when they are planning to start the business, they must beforehand. So the first form of business of organization is sole proprietorship. Here, the individual person is the owner of the business. Suppose, for example, the small grocery shops that we can see in the nearby market, or any small vegetable seller, fruit seller. These all are the example of sole proprietorship. The basic meaning of the sole proprietorship is that a person or a proprietor is rendering the business activities, or continuing the business activities individually, without the help of others, without the involvement of others. Sole proprietorship business पॉपुलर इसलिए है क्योंकि यहाँ जो मालिक होता है उसका इंडिविजुअल इन्वॉल्वमेंट होता है, वो किसी और को इन्वॉल्व करते नहीं है। इस वजह से जो भी प्रॉफिट एंड लॉस या जो कुछ भी होता है वो उसका अकेले का होता है। इस वजह से सोल प्रोप्राइटरशिप का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी है जो कि बाकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से अलग है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप का फॉर्मेशन और क्लोजर बहुत इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि इसमें कोई लीगल कंसेप्ट नहीं है, और अगर लीगल कंसेप्ट इन्वॉल्व होता भी है तो क्योंकि वो इंडिविजुअल ओनरशिप से रिलेटेड है, इस वजह से उसको ज्यादा दिक्कत नहीं आती, ना तो फॉर्म करने में और ना ही उसको बंद कर देने। लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होता है, एज बिकॉज क्योंकि वो अकेला होता है जो अपने फर्म को चलाता है। इस वजह से जो भी लायबिलिटीज है वो उसके ऊपर अकेले उसको कैरी ऑन करना होता है, और वो जैसे वो लायबिलिटीज को कैरी करता है उसी प्रकार प्रॉफिट को भी वो अकेले ही रिसीव करता है। कंट्रोल ऑफ बिजनेस इज ऑल्सो वेरी इजी बिकॉज ही इज इंडिविजुअली कंट्रोलिंग हिज बिजनेस, सो दैट इज वाई द कंट्रोलिंग ऑफ बिजनेस इज ऑल्सो इजी. No separate legal entity is needed because he alone is continuing his business. और नेक्स्ट पॉइंट इज, लास्ट पॉइंट इज लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी. ये लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी इसलिए है क्योंकि क्योंकि वो सोल प्रोपराइटर है, और अगर वो नहीं चाहता है कि हम बिजनेस को कंटिन्यू करें तो बिजनेस कंटिन्यू नहीं हो सकता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हमारे कंट्री का एक बहुत बड़ा फेनोमेनन एस्पेक्ट है, फेनोमेनन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, एज बिकॉज जब भी हम लोग जब भी हम लोग पुराने टाइम का बिजनेस हाउसेस का बात करते हैं वो सारे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को ही फॉलो करते हैं. इसमें दो तरह का बिजनेस फॉर्मेशन होता है, एक होता है मितकर्षा एंड दया भागा. तो इसका जो बेसिक लॉजिक ये होता है कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो हिंदू फैमिली के सबसे हेड ऑफ द फैमिली होते हैं वो वही बिजनेस के भी हेड होते हैं, उनको कर्ता बोला जाता है. इसका जो लायबिलिटीज है, इसका जो डिसीजन मेकिंग है, इसका जो कंट्रोल है, वो सारा कुछ कर्ता के ऊपर डिपेंड करता है. हालांकि उस फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं, वेदर माइनर मेजर जितने भी मेंबर्स हैं, वो इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि दिस इज एन एंसेस्ट्रल बिजनेस प्रॉपर्टी, सो दे कैन ज्वाइन देयर बिजनेस विदाउट एनी लीगल रेस्ट्रिक्शंस. तो इसके जो फीचर्स हैं वो ये हैं. Formation is totally depends upon the family. At least two members are is needed to start the business, as it is an ancestral property, as I have told you just now. Next is your liability. The entire liability is to the karta.
then control is restricted into the hands of karta only because he is controlling the entire business. Continuity is possible as it is an inherited property, inherited ancestral property. तो continuity होना बहुत स्वाभाविक है क्योंकि इस जनरेशन में अगर नहीं हो रहा है तो अगले जनरेशन में हो जाएगा. अगला जनरेशन इट कैन मीन्स दे कैन कंटिन्यू द बिजनेस. देन द माइनर मेंबर्स, मैंने अभी आपको बताया कि माइनर मेंबर्स भी इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं. देन what are the next is ours partnership. Partnership is formed under the Indian Contract Act. तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत पार्टनरशिप का ये जो डेफिनेशन है, partnership is the relation which subsists between person who have agreed to combine their property, labor or skill in some business and to share the profits therefrom between them. तो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत दो व्यक्ति जब आपस में म्यूचुअली कंसेंट होते हैं किसी एक पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए या किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, उसे ही पार्टनरशिप बोला जाता है. द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइंस द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. तो पार्टनरशिप का कुछ फीचर्स है. इसमें तो जाहिर सी बात है कि इसमें मोर देन वन पार्टनर्स होते हैं, यानी एक से अधिक मेंबर्स होते हैं. और इसका नेक्स्ट है कि लाइबिलिटीज जो है वो मेंबर्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ रहता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इन्वॉल्वमेंट इन द बिजनेस. लाइबिलिटीज उनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ रहता है. नेक्स्ट इज योर jointly all the partners are responsible for the debts and they contribute in the proportion to their share in the business. जो मैंने अभी आपको बताया कि जिस हिसाब से वो लोग कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, जिस हिसाब से वो लोग बिजनेस में पार्टिसिपेट करते हैं, उस हिसाब से उन लोगों का ये जो लाइबिलिटी है उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ रहता है. रिस्क बियरिंग, ऑल आर रिस्पॉन्सिबल टू बियर द रिस्क, क्योंकि सभी लोग अगर प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं तो रिस्क और लॉस भी इक्वली ही शेयर करेंगे. डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल सभी के जॉइंट एफर्ट से लिया जाता है, अकेला कोई पार्टनर डिसीजन नहीं ले सकता है. कंटिन्यूटी डिपेंड्स अपॉन द विलिंगनेस ऑफ द पार्टनर्स टू कंटिन्यू द बिजनेस. अगर वो चाहे तो बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज वो उस फर्म्स को डिसोल्यूट भी कर सकते हैं. मेंबरशिप, हियर द मिनिमम मेंबर्स टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप इज 2. 2 मेंबर से शुरू हो सकता है और maximum member, while the maximum member in case of banking is 10 and in case of other business is 20. तो ये हमारा मेंबरशिप का मैक्सिमम क्राइटेरिया है. म्यूचुअल एजेंसी क्यों है? क्योंकि आपस में तालमेल होने के बाद ही पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म किया जाता है. अगर हम लोग का आपस में तालमेल मतलब आपस में कोऑर्डिनेशन ना हो, आपस में अगर क्लैश हो, तो हम किसी भी तरह से पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म नहीं कर सकते हैं. आवर नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ पार्टनर्स. टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में आप देख सकते हो एक्टिव पार्टनर्स. एक्टिव पार्टनर्स ये वो पार्टनर्स हैं जो फर्म में, पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल तो कंट्रीब्यूट करते ही हैं, साथ ही साथ टोटल जो उनका मतलब वर्किंग प्रोसेस है उसको भी कैरी आउट करते हैं. नेक्स्ट इज योर स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर. स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर जो क्या करते हैं, वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर करते हैं, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज भी होता है, लेकिन डे टू डे एक्टिविटीज में पार्ट नहीं करते हैं. दे आर नॉट टेकिंग पार्ट इनटू डे टू डे एक्टिविटीज. दैट इज स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर. सीक्रेट पार्टनर वो पार्टनर होता है जिनका जो बाकी सभी चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं, लाइक कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल शेयरिंग एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन उनका नाम डिस्क्लोज नहीं किया जाता है. नेक्स्ट इज योर्स नॉमिनल पार्टनर्स. नॉमिनल पार्टनर्स कौन होते हैं? ये वो पार्टनर्स होते हैं जो हियर यू कैन सी जिनका नाम यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू रन द पार्टनरशिप फर्म. ठीक है, वो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए भी लायबल होते हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर भी करते हैं, लेकिन उनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस फर्म में नहीं होता है. देन पार्टनर बाय एस्टोपल. पार्टनर बाय एस्टोपल का मतलब होता है इफ थ्रू हिज हर ओन इनिशिएटिव, conduct or behavior he she gives an impression to other that he she is a partner of the firm.
तो इनका तो बिल्कुल कैपिटल फॉर्मेशन में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, और इनका डायरेक्ट किसी भी तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। जस्ट उनके बिहेवियर से ऐसा शो होता है कि वो इसके पार्टनर्स हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। ओके, माइनर पार्टनर का हम आपको बता दें, माइनर पार्टनर का नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टोपल के बाद पार्टनर्स होल्डिंग आउट आप देख सकते हो, ये दिस इज द लिस्ट। सी, एक्टिव पार्टनर कंट्रीब्यूट्स कैपिटल, पार्टिसिपेट्स इन मैनेजमेंट, शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉसेस, अनलिमिटेड लायबिलिटी। Sleeping or dormant partners contributes capital, does not participate in management, share profit and losses, unlimited liability. Secret partners contributes capital, participates in the management but secretly, shares and profit and losses, unlimited liability. Nominal partner does not contribute capital, does not participate in the management, generally does not share profit and loss. Partner by estoppel does not contribute capital, does not participate in the management, and does not share profit and losses, but unlimited liability, as because if the partnership firm will close, it will then none of the partner will get the benefit from that. Partners by holding out does not contribute capital, does not participate in management, does not share profit and losses, and unlimited liabilities. So माइनर पार्टनर, हु ऑल आर माइनर पार्टनर? सपोज इन अ पार्टनरशिप फर्म, एक पार्टनरशिप फर्म में अगर 3 मेंबर्स हैं और ऑल ऑफ अ सडन किसी एक मेंबर का डेथ हो जाता है, तो उसके बाद अगर उसके फैमिली में उसका बेटा या बेटी नॉमिनल माइनर रहते हैं, दैट मीन्स बिलो द एज ऑफ 18 अगर रहते हैं, तो वो अगर चाहे तो वो पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन तब तक वो एज अ एक्टिव पार्टनर ज्वाइन नहीं कर सकते हैं जब तक वो 18 ईयर्स के एज को टच ना करे। तो इस वजह से एज अ माइनर पार्टनर उसको शेयर वगैरह सारा कुछ मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस का, लेकिन उसको मैनेजमेंट और अदर चीज में उसको डिसीजन लेने का परमिशन नहीं होगा। अब आपने पार्टनर्स को देखा, नाउ द नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, यहाँ पे आप देखो, पार्टनरशिप एट विल मतलब अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से अगर हम लोग पार्टनरशिप फर्म को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, दैट इज पार्टनरशिप एट विल। नेक्स्ट इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप मतलब कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड या कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए अगर पार्टनरशिप फर्म को तैयार किया जाता है, दैट इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। ये तो आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन हुआ, ड्यूरेशन मतलब टाइम पीरियड, and the next one is classification on the basis of liability. liability के basis पे there are two types of partnership, that is general partnership. general partnership मतलब जो हम लोग generally partnership form करते हैं, registration करते हैं, जो जिसमें अभी मैंने आपको ऊपर का चार्ट दिखाया unlimited liability, ये उस तरह का general partnership हुआ। next is your limited partnership. In limited partnership, the liability of at least one partner is अनलिमिटेड, whereas the rest में भी लिमिटेड लाइबिलिटीज। इसमें क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर का जो लाइबिलिटी होता है वो अनलिमिटेड होता है, जस्ट लाइक हिंदू जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कर्ता का लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है और बाकी का लिमिटेड लाइबिलिटीज होता है। ओके, सो till this part I will do today. In my next video I will be dealing with partnership deed and registration of partnership firm and other two forms of organization, that is cooperative society, cooperative society and joint stock company. Okay, hope you have understood the concept. Thanks for watching.